अच्छा है। नाम बदलने का खेल खेलते रहिए। आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय रिएक्शन चैनल। आज इस वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं, वो लेकर आए हैं इमरान प्रतापगढ़ की। माशाल्लाह वो मुशायरा भी करते हैं, शेर व शायरी भी करते हैं और महफिलों में भी जाते हैं। एक बड़ा सा समात है, बड़े लोग ज़ोक शौक से उससे सुनते हैं। यानी कोई भी जो सा वाक़यात होते हैं वो अल्फाजों में, अपने अल्फाजों में एक इस तरह सुर बांध देते हैं कि वाकई यार के सुनने वाला उनका दिल होता है वो गार्डन गार्डन हो जाता है। गार्डन मतलब कि वो कहते हैं ये तो सच है, ये दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। यार कोई भी वाकयात हो ना, मगर वो अपने अल्फाजों में इस तरह वो बयान रियलिटी होती है। तो आप देखते हैं जो पार्लियामेंट में है माशाल्लाह, सियासत में भी है और मेरे ख्याल एमएनए भी है। मेरे ख्याल एमएनए जो पार्लियामेंट में जाता है, एमपी तो छोटी सीट में जाता है। अब इसका मुझे आइडिया नहीं एमपी है या एमएनए है, तो देखते हैं जो भी है। मगर देखते हैं कि उन पार्लियामेंट में किसको वो रगड़ा लगा रहे हैं। जरूर बीएजी वाले को लगा रहे होंगे, लोग अच्छा खासा लगा रहे होंगे क्योंकि ये वक्तों को समझ कब आएगी। तो टाइटल है जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल में नहीं चला सकी। इमरान प्रतापगढ़ क्रिटिसाइज कर रहे हैं बीजेपी वालों को। तो देखते हैं, देर के वगैरह शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको पहुंच जाए। इंस्टाग्राम फॉलो करें, शुरू करते हैं। जो एजेंसियां जांच कर इमरान प्रताप के खिलाफ श्री इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे आम बजट पर बोलने का मौका दिया। ऐसे बजट है बजट पे बोल। नहीं, श्री इमरान प्रतापगढ़ी कहा गया है। सर थोड़ा सा इसकी जांच कराओ। ये आपसी मामला है, ये खत्म होने वाला नहीं है मेरे से। इसकी जड़ें बहुत गहरी गई हुई हैं। मैं रोज देखता हूँ ये जड़ें गहरी होती जाती हैं। इमरान प्रतापगढ़ी। धन्यवाद सभापति महोदय। 83 मिनट 71 बार थपथपाई गई मेज, 14,417 शब्दों का बजट भाषण और उस बजट में अपने लिए राहत तलाशती मिडिल क्लास की हैरत ज़दा आंखें। सभापति महोदय, मेरे हाथों में जो दस्तावेज है दरअसल ये देश के किसानों, गरीबों, मजदूरों की उम्मीदों का स्मारक है। ऐसा लग रहा है जैसे वित्त मंत्री महोदया ने बजट नहीं तैयार किया है बल्कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात का संकलन तैयार किया है। टूटा हुआ भरम देख रहे हैं, टूटा हुआ लश्कर का भरम देख रहे हैं और जिल्ले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पे हावी है तुम्हारी, देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। वाह 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 वाह। इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोला है। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो। सभापति महोदय, मेरा टाइम पॉज करें और बार बार इंटरप्ट करने को या तो मना करें। हाँ बोले, कृपया बोले। सभापति महोदय, वित्त मंत्री महोदया ने इस बजट में महंगाई पर सिर्फ 10 शब्द बोले हैं। जिस देश में टमाटर 100 रुपए किलो बिक रहा हो, उस देश की वित्त मंत्री के पास बजट में महंगाई पर बोलने के लिए सिर्फ 10 शब्द है। डीजल, पेट्रोल, आटा, चावल, दाल, सब्जी की महंगाई का तो कोई जिक्र ही नहीं। सावन चल रहा है तो प्याज और लहसुन का दाम पूछना तो शायद पाप होगा। मैंने तो यह भी सुना है कि वित्त मंत्री जी जो चीज खुद नहीं खाती हैं उसके दाम से उनका कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन इस बार बजट पेश करने के लिए पार्लियामेंट आने से पहले वित्त मंत्री जी ने दही और चीनी खाई थी। अब तो उनसे यह पूछा जा ही सकता है कि उन्हें दही, दूध और चीनी का रेट तो इन दिनों पता ही होगा। क्या उसे सस्ता करवाएंगी या नहीं सस्ता करवाएंगी? अगर पता है तो कृपया सस्ता करवाइए, क्योंकि इसी चीनी ने अमेठी में एक मंत्री महोदया का राजनीतिक कैरियर कड़वा कर दिया। सभापति महोदय, अपने शीश महलों में बैठे हुए सरकार के सांसद और मंत्री कह रहे हैं कि महंगाई कम हो रही है। संसद की कैंटीन से बाहर निकल करके एक चाय का कप खरीदिए, तब समझ में आएगा कि महंगाई कम हो रही है या बढ़ रही है। किसी एक दिन
अपनी किसी मिडिल क्लास मजदूर लोगों की की तरह बातें। अपनी दिन भर की दिहाड़ी लेकर के बाजार जाइए और अपने बच्चों के लिए राशन खरीदिए, तब पता चलेगा कि महंगाई कम हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ बैठ बहुत करके बड़ी बड़ी बातें करना आसान है। ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पुरवा की रवानी भूल जाते, जो आकर 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। सभापति महोदय, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के नाम छुपाने वाली सरकार, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नाम छुपाने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों के नाम जानना चाहती है। मुझे तो होटलों, ढाबों या आम के ठेलों पर नेम प्लेट लगवाने वालों से पूछना है कि कभी खून की बोतल पर देखा है किसी का नाम लिखा हुआ? मुझे पूछना है कि क्या कोरोना के दौरान अपनी उखड़ती हुई सांसों के लिए ऑक्सीजन तलाशने वाले किसी इंसान ने ऑक्सीजन लाने वाले किसी इंसान से पूछा था कि ऑक्सीजन लाने वाला इंसान हिंदू है या मुसलमान है? मुझे पूछना है कि लावारिश लाशों के लिए कोरोना में कांधा देने वाले, चिताओं के लिए लकड़ियां सजाने वाले किसी इंसान से पूछा गया था उसका नाम, उसका मजहब? लेकिन इन दिनों पूछा जा रहा है सभापति महोदय। अफसोस, देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी न टूटने वाली चुप्पी ओढ़ ली है। सभापति महोदय, जनता ने 63 सीटें कम क्या कर दी? ये सरकार तो अमृतकाल का नाम लेना ही भूल गई। ये भूल गई है अमृतकाल को, ये भूल गई है मनरेगा को, ये भूल गई है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप को, ये भूल गई है मणिपुर को, ये भूल गई है महाराष्ट्र को। मुझे गर्व है कि मैं राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। महाराष्ट्र जो देश की आर्थिक राजधानी है, जो टोटल कॉर्पोरेट टैक्स का 40%, इनकम टैक्स का 32% और जीएसटी का 20% इस देश को देता है, उस महाराष्ट्र के लिए इस बजट में एक शब्द नहीं है। आप बैठ जाए। सभापति महोदय, आखिर महाराष्ट्र से किस बात का बदला लिया जा रहा है? महाराष्ट्र ने लोकसभा चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए वोट क्या कर दिया? प्रधानमंत्री जी तो महाराष्ट्र से बदला लेने पर उतर आए। अब तो शायद उन्हें याद भी ना हो यवतमाल का वो दाभड़ी गांव जहां 20 मार्च 2014 को वो किसानों के साथ चाय पर चर्चा करने गए थे और उनकी किस्मत बदलने के सपने दिखाए थे। उसी यवतमाल में पिछले 6 महीने में 132 किसानों ने आत्महत्या की है। सभापति महोदय, महाराष्ट्र में हर महीने 209 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा सौंपा गया आंकड़ा बताता है कि 1 जनवरी से 31 मई के बीच 1046 किसानों ने आत्महत्या की है। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसानों से चिढ़ी हुई सरकार ने बजट में किसानों के एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं दी। लेकिन याद रखिएगा, जो किसान का नहीं वो हिंदुस्तान का नहीं। सभापति महोदय, मुझे वित्त मंत्री जी से पूछना है कि वो जो कुछ साल पहले 100 स्मार्ट सिटी बनाने का ढोल पीटा गया था, सुना है उस ढोल में पानी भर गया है, इसीलिए नाम बदल करके सिटीज ऑफ ग्रोथ हब्स रख दिया है। अच्छा है, नाम बदलने का खेल खेलते रहिए। आपकी कई सरकारें तो इसी वजह से चल रही हैं। इस सरकार को पढ़े लिखे लोगों से दिक्कत है सभापति महोदय, इसीलिए इस सरकार ने यूजीसी का बजट 66% कम कर दिया है। वाह री सरकार। सभापति महोदय, मैं वित्त मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि किशनगंज में एएमयू सेंटर के पास 224 एकड़ जमीन है। यूपीए सरकार ने सोनिया गांधी जी की अगुवाई में 136 करोड़ रुपए एएमयू किशनगंज सेंटर के लिए सेक्शन किए थे। लेकिन आपकी सरकार ने पिछले 10 साल में उस 136 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ रुपया रिलीज किया है। 1.5 करोड़ की आबादी वाला सीमांचल बेहतर शिक्षा के लिए उस सेंटर की बाट जोह रहा है। मेरा आपसे सवाल है कि इस सेंटर का बाकी पैसा आप कब रिलीज करेंगे? मुझे उम्मीद है वित्त मंत्री महोदया जवाब जरूर देंगी। सीमांचल उसी बिहार में आता है जिसकी बैसाखी के सहारे आपकी सरकार चल रही है। वहां के लोगों को एम्स की जरूरत है। महानंदा और कोसी से होने वाली बाढ़ की तबाही को रोकने के लिए बांध बनाइए, सीमांचल के साथ सौतेला व्यवहार बंद करिए। इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने से किसी राज्य का विकास नहीं होगा। विकास होगा स्वास्थ्य और शिक्षा के बुनियादी मुद्दों के लिए बजट देने पर। सभापति महोदय, एक तरफ तो इस बजट में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त मकान देने की घोषणा है और दूसरी तरफ लखनऊ के अकबर नगर में 1280 वो मकान हैं जिन्हें रिवर फ्रंट बनाने के नाम पे बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया।
सभापति महोदय, लोग चीखते रहे, बच्चे बिलखते रहे, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाने वाली सरकार इंसानों के घरौंदे उजाड़ कर जश्न मना रही है। सभापति महोदय, मेरा बहुत भावुकता के साथ देश के प्रधानमंत्री से सवाल है कि इन उजड़ते हुए मकानों और बेघर होते हुए घरों को देख करके आपको नींद कैसे आती है, आप सो कैसे पाते हैं? मेरा सवाल है इस देश के प्रधानमंत्री से, या तो लोगों के घरौंदे उजाड़ना बंद करिए या फिर करोड़ों मकान बनाने की झूठी घोषणाएं करना बंद करिए। यह बजट झूठ का पुलिंदा है। यह बजट आपके पिछले साल के बजट का कट कॉपी पेस्ट है। यह बजट हमारे चुनावी घोषणा पत्र की नकल करने की एक बेईमान कोशिश है। लेकिन कहावत है ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। मेरे हाथ में एक तरफ न्याय पत्र है जो हमारा है और दूसरी तरफ अन्याय पत्र है जो आपका है। इस सरकार को आलोचना सुनने की आदत नहीं है सभापति महोदय। जब आप इनसे सवाल पूछिए तो ये कहते हैं कि आप बताइए 70 साल में आपने क्या किया है। मैं तो इस सदन में कहना चाहता हूं सभापति महोदय कि हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, जो सरकार अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती है। सभापति महोदय, मैं अंत में आपसे यह कहना चाहता हूं, यह बजट बैसाखी पर टिकी हुई सरकार का कुर्सी बचाओ बजट है। इस बजट में राज्यों के साथ, किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, देश के मिडिल क्लास के साथ अन्याय किया गया है और इस अन्याय का खामियाजा आपको महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड के चुनाव में भुगतना पड़ेगा। सभापति महोदय, इस सरकार ने नोटबंदी लगाकर देश की आम जनता की टैक्स लगा करके छोटे व्यापारियों के कारोबार छीन लिए, पेपर लीक करवा करके युवाओं की आंखों से नौकरी के सपने छीन लिए, अग्निवीर लाकर देश के जवानों की उम्मीदें छीन ली, बुलडोजर लगाकर लोगों के आशियाने छीन लिए, महंगाई लाकर देश की जनता की थाली से निवाले छीन लिए और नारा लगाया कि हम तो सेवक हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं। इन्हीं लोगों के लिए किसी ने शेर कहा है कि जो सच और झूठ में दूरी है वो दूरी समझते हैं। सियासी हाकिमों की हम भी मजबूरी समझते हैं, वो अपना हक समझते हैं निवाला छीन लेने को। डकैती को बहुत से लोग मजदूरी समझते हैं। हमें पता है कि कैसी मजदूरी की जा रही है। सभापति महोदय, मैं यहाँ खड़ा होकर के अंत में आपसे कहना चाहता हूँ कि इस बजट में तमाम राज्यों के साथ अन्याय किया गया है। इस बजट में युवाओं के साथ अन्याय किया गया है, महिलाओं के साथ अन्याय किया गया है और खास तौर से महाराष्ट्र के लिए कुछ नहीं रखा गया है। महाराष्ट्र बाढ़ से जूझ रहा है, पानी बरसने से वहाँ 1500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उस शहर को, उस राज्य को 4000 करोड़ के पैकेज की जरूरत है ताकि जो फसलें बर्बाद हुई हैं लोगों को राहत दी जा सकी। लेकिन अफसोस, इस बजट में महाराष्ट्र के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आखिर में यह कहना चाहता हूं कि पिछले 7 दिन से इस बजट का बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा है, इसे महान बताया जा रहा है। लेकिन कौन महान बता रहा है? सत्ता पक्ष के लोग, उन्हें तो बताना ही है, क्योंकि मैं अवध क्षेत्र से आता हूं, प्रतापगढ़ से। नीरज भाई भी अवध और पूर्वांचल से आते हैं। वहां एक कहावत है कि बिटिया की तारीफ किसने की? बिटिया की महतारी ने, यानी कि बेटी की प्रशंसा किसने की? मां ने। तो इस बजट की तारीफ सत्ता पक्ष करे तो करेगा ही, लेकिन विपक्ष के एक भी सांसद से आप पूछिए कि क्या उसके राज्य को कुछ मिला है, तो वो ये कहेगा कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय, मुझे आम बजट पर अपनी राय रखने के लिए धन्यवाद। श्री अब्दुल बहाव, श्री अब्दुल भाई साहब, ये थे इमरान प्रतापी साहब। क्या बात है यार, बजट पर बात हो रही है जी। कह रहे हैं जो बजट का उन्होंने बड़ा ढोल नचाया हुआ था, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो ये सारे वो कह रहे हैं कि सारे ज्यादती है, यानी ये बजट कुछ भी नहीं है। जो गरीबों को रिलीफ दिया जो उसमें कुछ भी नहीं है, बजट का जिक्र ही नहीं करते, वो कह रहे हैं। और भाई वो कह रहे हैं कि देख लें अपनी उनकी बदमाशी चाह रही है जी। बहुत ही उन्होंने लॉजिकल कमाल की बातें की हैं, पर वो देख लीजिए जाहिरियत आपके सामने पीछे जो पार्लियामेंट में उनको बोलने नहीं दिया गया। यानी देख लें कि वो कितनी मसलन माशाल्लाह अच्छी स्पीच कर रहे हैं, कमाल की उन्होंने बातें की हैं और पॉइंट पर बातें की हैं। जो बीजेपी वाले हैं पीछे, वो तो चाह रहे थे कि चुप कर जाए, कि हमारी असलियत सामने ना आए लोगों को। मुझे लगता है इस दफा 63 सीटें उन्हें कह रहे हैं कि कम पड़ी हैं, तो उनको जो सा है ना होल पड़ गए हैं, वो पता नहीं कहाँ से सीटें कम मिली है, तो उस सिटी का वो कह रहे हैं कि वहाँ
कोई चुकाम शाम करने नहीं दे रहे, यानी बजट में उनका पैसे जो देते हैं बजट में वो दे नहीं रहे। तो भाई बात ये है कि हमें ये जो से पाकिस्तान को कहने वाले ये टमाटरों का, प्याज़ों का, लहसनों का, ये पेट्रोल का, ये वो, तो ये तो हमें ये जो से शेख चौधरी है और ये नैला शैला है और वो वहाँ ऐसे है वैसे है, मीडिया ने इन्होंने बत्ती बना के रखा हुआ है इधर। तो जो से इंडिया के सियासतदान है, जो सी मुखालिफ पार्टी है, आप एक पार्टी को सुन लेते हो, गोदी मीडिया को सुन लेते हो, गोदी लोगों को सुन लेते हो, अरे अरे वहीं सर्च करो ना। अब इमरान साहब कोई झूठ बोल रहे, इमरान साहब ने बोला कि कितनी महंगाई हो रही है, क्या हो रहा है किसानों के साथ, क्या हो रहा है किसानों के साथ, कितनी ज्यादती हो रही है, किसान बेचारे खुदकुशी कर रहे हैं हैं। तो आप 2000 नोट नहीं अपने चला सके तो आप हुकूमत, तो फिर इन लोगों को किस तरह, ये जो से लोग हैं अंधभक्त अंधभक्त लोग, फिर इस तरह उनको वोट देकर फिर अपना ही खाना ख़राब करते हैं। अब इसी यही सेम चीज़ पाकिस्तानी में भी है। पाकिस्तानी पहले मुंह उठाकर वो तीर को दे देते थे वोट, अब शेर को दे देते थे, अब पूछते हैं, अब सोशल मीडिया पे आवाज़ होती है। अब बिल्कुल सेम यही करप्शन वाला सीन मेरे ख्याल इंडिया में भी है, यानी कोई अदल इंसाफ नहीं है, कोई कानून नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो 1947 में हुआ है ना, कोई ये एक होता है ना जैसे बाहर के मुल्कों में कोई अदल है, इंसाफ है, कानून की गिरफ्तारी है, कोई बड़ा भी अगर करेगा कुछ उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ जो से बड़े करते हैं उनको तो रिलीफ है, जो छोटा बेचारा रोटी भी चोरी करेगा उसके चाहे वो हाथ काट दें या रस्से पर झूले पर लटका दें, यानी फांसी दे दें उसे। तो इमरान साहब ने तो यार कमाल ही बोल दिया। मैं समझा यार वो मुशायरा करते हैं मगर स्पीच भी बड़ी और एजुकेटेड उन्होंने बातें की हैं कि भाई ये कहाँ तक चीज़ें जा रही हैं, कहाँ तक ये जो सी महंगाई जा रही है और कहाँ तक ऐसा सर्कट जा रहा है। तो इनको भाई कोई पूछने वाला नहीं है। जब कोई बोलती हैं तो आपके सामने वो किसी पढ़े लिखे को बोलने नहीं दिया जाता। इस मुल्क के हुक्मरान को अगर किसानों का ही नहीं ख्याल तो देखो तो फिर वो कोई नहीं। फिर आखिर में लास्ट बात जो हम करें कि वो बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि आपको ये पता नहीं है कि चाय वाला किस तरह मजदूरी करता है, जो कमाता है वो किस तरह मजदूरी करता है, बेचारा वो सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करता है, फिर चंद नोट लेता है, फिर उसके बाद उन मजदूरी का वो पूरी नहीं होती। आप करें ना, आपको फिर पता चले। जो बच्चे पेपर देने जाते हैं यार, उनके पेपर लीक कर देते हैं, उन्हें फिर जॉब्स वगैरह नहीं दी जाती। यानी ये जो सा हर तरफ जो से बेईमानी बदअमनी, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। इसी तरह सेम कंडीशन पाकिस्तान में भी है। बड़े लोगों को कुछ पूछा नहीं जाता, छोटे में। और आप इस्लाम से जितना मर्जी इख्तिलाफात करें, आखिरी बात जो हमारे प्यारे नबी के बारे में, जब एक बड़े कबीले की अमीरजादे ने तो चोरी कर ली तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वहाँ यानी वो सज़ा नाफज हुई हाथ काटने की, यानी चोरी अभी भी चलती है मेरे ख्याल कुछ अरब कंट्रीज़ में। तो वहाँ जो से उन्होंने ना सिफारिश के लिए एक जो से ज़हद बिन हारिस मेरे ख्याल से जो मुँह बोले बेटे थे, बाद में फिर अल्लाह ताला का वो हुक्म कोई इस तरह आया। तो ये मुँह बोले बेटे जो भी थे, मगर वो उनको जब सिफारिश के लिए बुलाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो जब सहाबी उनकी सिफारिश लेकर आए उस औरत के बारे में कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके वो हाथ वगैरह ना काटिए, ये वो इस तरह उनको माफ़ कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना गुस्सा आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमसे पहले इस तरह लोग के तबाह बर्बाद होगी, क्योंकि वो जो से बड़े कुछ गुनाह करते थे उनको छोड़ दिया जाता था और जो से छोटे गुनाह करते थे उनको पकड़ दिया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर इसकी जगह मेरी बेटी भी कुछ ऐसे वैसी हरकत करती तो ये सज़ा उनके लिए भी सेम होती। तो ये अदल था, ये इंसाफ था। इसकी वजह से भाई जो माशरे होते हैं, जो मुल्क होते हैं, वो स्टेबल रहते हैं और चलते हैं, फिर उनका नाम ता क़यामत रहता है। ये नहीं कि आपके पास पावर आ जाए और आप जो मुंह में ठाए वो करें, गलत काम करें, यानी जो महिलाओं के साथ बुरा कर रहे हैं आप उसका साथ दे रहे हैं। यानी वो पीछे जो सी एक हिंदू बहना हमारी वो जिनसे उनके साथ कितना बुरा रेप हुआ, अब उसको देखिए वो डॉक्टर थी, ठीक, वो गरीबों के लिए आती थी, तो फिर जाहिर सी बात इंसान बंदा थक जाता है। वो किस तरह बदबख्त अंदर आ गया, क्या करता रहा क्या नहीं करता रहा। आपके ख्याल के उसको सजा देनी चाहिए थी कि नहीं? सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। मुझे लगता है अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। और जो एक्शन दब गया जी। तो गाइस ये था आज का रिएक्शन। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अपना खास ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।